सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय चाबी देने जा रहे ई रिक्शा चालकों को पुलिस ने रास्ते में ही रोका। वाराणसी में इन्वेस्टमेंट के बहाने लाखों ठगने वाले गिरोह का खुलासा, सरगना समेत 4 गिरफ्तार। शहर में सीवर व खराब गलियों, स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्याओं को लेकर सपा का नगर निगम पर प्रदर्शन। और काशी में गणेश उत्सव की धूम, मिनी महाराष्ट्र बनी काशी। 5वें दिन कई पूजा पंडालों ने गणेश के विग्रह को किया विसर्जन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालकों द्वारा अपने वाहन की चाबी सौंपने जा रहे चालकों को गुरुधाम चौराहे पर रोका गया। बेलोपुर थाना अंतर्गत भाजपा के जनसंपर्क कार्यालय ई रिक्शा चालक आज अपने वाहनों की चाबी सौंपने पहुंचने वाले थे। सूचना के आधार पर डीसीपी काशी जोन के समस्त एसीपी, सीओ, पीएसी पुलिस फोर्स पहले से ही वहां मौजूद थी। हजारों की संख्या में पहुंचे ई रिक्शा चालकों को पुलिस फोर्स ने गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। इसके बाद ई रिक्शा चालकों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों का कहना था कि ई रिक्शा चालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2016 में वाराणसी में ई रिक्शा की शुरुआत की थी, जिसे रोजगार के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ई रिक्शा एक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। आज वाराणसी में 25,000 से अधिक ई रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस पेशे पर निर्भर हैं। हालांकि वर्तमान में इन ई रिक्शा चालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रतिदिन ईएमआई, बैटरी चार्जिंग, वाहन रखरखाव और अन्य खर्चों के लिए लगभग 500 रुपये की लागत लगती है। इसके बाद बची उनकी दैनिक आय बहुत ही कम है। यदि नए प्रस्तावित ई रिक्शा मार्ग लागू होते हैं तो इनकी आमदनी में और भी कमी आ सकती है, जिससे इनकी स्थिति और गंभीर हो जाएगी। हाल ही में हरहुआ वाराणसी में एक चालक श्रीनाथ प्रजापति ने कमाई की कमी कारण आत्महत्या कर लिया, जो कि अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों में पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से कई बार मुलाकातें की गई। हालांकि हमें आश्वासन तो मिला है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरीत मार्ग निर्धारण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जो ई रिक्शा चालकों की स्थिति को और भी दयनीय कर सकते हैं। वाराणसी में 70% से अधिक ई रिक्शा बैंक से लोन पर लिए गए हैं। यदि जल्द ही इनकी परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो यह महाराष्ट्र के किसानों जैसी स्थिति को जन्म दे सकती हैं, जहां कई किसान लोन की किस्तें नहीं चुका पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अपने कमिश्नर साहब, अपने डीएम साहब से वो लोग नहीं सुन रहे थे और जबरन हमारे ऊपर ये नियम थोप रहे थे। तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, हम अपने सांसद के पास आए हैं। हम ये कहने के लिए आए कि आपने जो ई रिक्शा हमें दिया था, जो रोजी रोटी हमें दी थी, वो अगर हमें मोहल्ले में गाड़ी चलानी पड़ेगी तो हमारे बैंक का किस्त कैसे जाएगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, हमारा जो है खर्चा कैसे चलेगा। इस महंगाई में पहले ही हम लोग बहुत त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को ये चाबी देने आए हैं, गाड़ी की चाबी। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बहाने लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठगों को वाराणसी पुलिस ने दबोचा। वाराणसी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बहाने लाखों रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने दबोच लिया। वाराणसी के व्यापारी को टास्क पूरा करने में बड़े लाभ का प्रलोभन देकर साइबर अपराधियों ने 27.25 लाख रुपए की शपथ लगा दी। इन्वेस्टमेंट कराकर अपराधियों ने अपने नंबर बंद कर दिए और पीड़ित का रुपया पार कर दिया। ब्रांडेड कंपनियों की वेबसाइट बनाकर कई लोगों को शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, नकदी आदि बरामद किया है। इन आरोपियों के खिलाफ पहले से 2 केस दर्ज हैं। डीसीपी क्राइम ने आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया, जहां से उन्हें कोर्ट ले जाया गया। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच टीम ने दबोचा है। फर्जी वेबसाइट से ठगी करने वालों में सरगना सहित 4 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। वाराणसी के साड़ी कारोबारी से पिछले दिनों हुए 27 लाख की ठगी में टीम वर्कआउट में जुटी थी। साइबर अपराधियों ने इनसे 4 अकाउंट में 27.25 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे। इसके लिए आरोपियों ने टेलीग्राफ का प्रयोग किया। हालांकि अभी उनके पास से महज 30,000 रुपये की धनराशि बरामद हुई है। आरोपी बड़ी नामी कंपनियों की ओरिजिनल वेबसाइट से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते थे। इसके बल्क एसएमएस फीचर के जरिए हजारों लोगों तक पार्ट टाइम जॉब, इन्वेस्टमेंट, शेयर परचेजिंग, टास्क अचीविंग समेत कई मैसेज भेजते थे। साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पर, एक विक्टिम है अजय जी, इन लोगों ने टेलीग्राम से उसका लिंक करा के पैसे ट्रांसफ़र कराए थे, लगभग 37 लाख रुपए के आसपास। और उनसे पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जब ट्रांसफ़र कराया और फ्रॉड करके फिर वो लोग
उनका फ़ोन उठाना और ग्रुप को गायब कर दिया था। जब हम लोगों को कंप्लेन मिली तो इसमें तत्काल FIR दर्ज करी गई है और मुकदमा दर्ज करके हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे रिकवरी भी हुई है और जो अमाउंट है उसको भी हम लोग लगातार फ्रीज करा रहे हैं। जल्द कोशिश ये रहेगी कि जो विक्टिम है उनके पैसे वापस उनको दिलाए जाए। समाजवादी पार्टी युवजन सभा द्वारा बुधवार को नगर निगम पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार को समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव समन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व सपा कार्यकर्ता सिगरा स्थित पेट्रोल पंप से जुलूस की शक्ल में नगर निगम पहुंचे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे प्रदेश सचिव युवजन सभा समन यादव ने कहा कि आज पूरे शहर की स्थिति खराब है, गलियों की स्थिति खराब है, सीवर गलियों में बह रहा है, शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जनता परेशान है, गलियों की स्ट्रीट लाइटें खराब होने पर भी नहीं बन रही हैं। एक और भाजपा विधायक गली गली झाड़ू लगा रहे हैं और जिसे झाड़ू लगाना चाहिए वो आराम कर रहा है। वह उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम अब भी अपना रवैया ठीक नहीं करता है तो समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। वहीं नगर निगम पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी किया। सपा कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि भाजपा विधायक लगा रहे झाड़ू, स्ट्रीट लाइट नहीं हो रही चालू, नगर निगम के अधिकारी मस्त, गली का चौका पत्थर ध्वस्त। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से सपा पार्षद भैयालाल यादव, अभिषेक यादव, आयुष यादव, कलाम कुरैशी, प्रियांशु गुप्ता, अर्शे आजम, अजहर अली, जन्नत अख्तर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा था क्योटो बनाऊंगा, लेकिन बनारस में क्योटो तो नहीं बना, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूँ बनारस की गलियां बदहाल हैं, गलियां टूटी हैं, सीवर बह रहे हैं और भेदभाव के साथ काम हो रहा है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है, सीवर बजा रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी के विधायक झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन जहां झाड़ू पोछा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, झाड़ू नहीं लग रहा है, सीवर बह रहा है, गलियों में कूड़ों का अंबार लगा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आज हम लोग आए हैं, नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, हम लोगों ने 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया है। भेलूपुर थाना अंतर्गत एक होटल में दिल्ली के रहने वाले साहिल मलिक नामक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। भेलूपुर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर दिल्ली के रहने वाले साहिल मलिक उम्र लगभग 20 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हैरानी की बात यह कि होटल के युवक ने फांसी लगाई, उसी कमरे में उसकी मां भी थी। वहीं लोगों ने बताया कि युवक ने फांसी लगाने से पहले अपनी मां को नींद की गोली दे दी थी। युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जो पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और बदहवास की स्थिति में हो गई हैं। वहीं होटल के संचालक ने बताया कि युवक और उसकी मां रात्रि लगभग 1 बजे करीब होटल में पहुंचे थे। साहिल मलिक दिल्ली से आया था और उसे अपनी मां के साथ बरेली जाना था। वहीं होटल संचालक ने बताया कि सुबह 6 बजे जब उसकी मां की नींद खुली तो वह दौड़ते हुए नीचे रिसेप्शन पर पहुंची। इसके बाद वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ इशारे से बता रही थी। रिसेप्शन संचालक ने बताया कि आप लिफ्ट से चलिए, हम लोग आ रहे हैं। ऊपर जाकर देखा तो युवक पंखे के सहारे दुपट्टे से फांसी लगाकर झूल रहा था। हर्ष को 204 नंबर कमरा बुक किया गया था जिसमें साहिल मलिक और उसकी मां ठहरी हुई थी। इसके बाद होटल संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और अपने कब्जे में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साहिल मलिक दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला था। पिता का नाम हंस आदत और मां का नाम प्रेरणा मलिक बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक कर्ज से परेशान था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। होटल लेने के बाद वो बाहर निकला और चाय पिया। मां को होटल में छोड़कर फिर वहां से आया और कमरे में रखे कुर्सी को बिस्तर पर रखकर मां के दुपट्टे को पंखे में फंसाया और फांसी लगा लिया। उसने मां को गुमराह करके पूरी घटना को अंजाम दिया। मां इस घटना के बाद हताश, निराश और गुमसुम होकर बैठी हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रही। भेलूपुर थाना प्रभारी विजय शुक्ला ने बताया कि दिल्ली करोलबाग थाने के पास ज्वेलरी की दुकान थी। वहां उसने 40-50 लाख रुपए अलग अलग व्यक्तियों से कर्ज लिया था। 2 दिन पहले वहां से वाराणसी पहुंचा। टोटो वाले से बोला हमें मंदिर दर्शन करा दो। टोटो वाले ने बताया कि मंदिर बंद है। फिर बाहर से बाबा को हाथ जोड़ लिया। दुर्गा मंदिर भी बाहर से दर्शन किया, फिर रूम ले लिया। फिर गौरव वर्मा नाम से जो गलत नाम था उससे एंट्री किया और होटल में कमरा लिया। बुधवार को एंटी करप्शन टीम द्वारा फर्म सोसाइटीज एवं चिट फंड के क्लर्क अरविंद कुमार गुप्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया। वाराणसी में बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स के क्लर्क अरविंद कुमार गुप्ता को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। लिपिक ने संगठनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए 4-4 हज़ार रुपए की मांग की थी। संगठन अध्यक्षों ने जब पैसा दिया तभी टीम ने आरोपी लिपिक को दबोच लिया। लिपिक की गिरफ्तारी के बाद टीम उसे लेकर लालपुर पांडेपुर थाना पहुंची, जहां टीम इंचार्ज की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। पुलिस कल आरोपी को विशेष कोर्ट में पेश करेगी, जहां से जेल भेजा जाएगा। प्रबोधिनी फाउंडेशन के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय सिंह गौतम ने अपनी संस्था का पंजीकरण रिन्यूअल के लिए आवेदन किया था। 22 जुलाई 2024 को ऑनलाइन फीस जमा की और दस्तावेजों की प्रति कार्यालय में जमा कर दी।
संगठन के नवीनीकरण के लिए कार्यालय की ओर से हर फाइल पर 4,000 रुपये मांगे गए। पदाधिकारियों ने रिन्यूअल सर्टिफिकेट देने के नाम पर 4,000 रुपये देने का विरोध किया। कार्यालय लिपिक अरविंद गुप्ता ने बिना रुपये सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। 10 सितंबर को डॉक्टर संजय सिंह गौतम ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी दी। टीम को बताया कि संगठन के रिन्यूअल की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, फीस भी जमा है, अब ऑफिस को सर्टिफिकेट जारी करना है। टीम ने संजय सिंह की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर उमाशंकर यादव ने घूसखोर लिपिक को दबोचने की रणनीति बनाई। उन्होंने संजय सिंह के 4,000 रुपयों में गुलाबी रंग लगाया और वहीं नोट देने के लिए कहा। टीम 12:30 बजे एंटी करप्शन टीम सहायक कार्यालय निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स हुकुलगंज पहुंची। टीम के कई लोग बाहर खड़े रहे और एक सिपाही अंदर साथ डॉक्टर संजय सिंह ने लिपिक अरविंद को रुपए थमाए। तभी टीम ने रंगे हाथ अरविंद गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता को दबोच लिया। टीम में इंस्पेक्टर उमाशंकर गुप्ता और नीरज कुमार सिंह के साथ सिपाही शैलेंद्र राय, सुमित कुमार भारती, विनोद, अजीत सिंह, आशीष कुमार, सूरज गुप्ता, विनय कुमार शामिल रहे। एंटी करप्शन की टीम के कार्यालय में पहुंचने पर पकड़े गए लिपिक अरविंद गुप्ता ने भागने की कोशिश की। उसने छत के रास्ते परिसर से बाहर भागने का प्रयास किया, लेकिन एक सिपाही ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया। इस दौरान सिपाही और लिपिक में गुत्थम गुत्था भी हो गई। सिपाही ने लिपिक को जमीन पर गिरा दिया और तब तक अन्य साथियों ने पहुंचकर उसे दबोच लिया। सिपाही थाने लाए जाने तक भागने का प्रयास करता रहा। उनकी कोशिशों पर इंस्पेक्टर ने डांट लगा और खींचकर जीप में डाला। एंटी करप्शन टीम के इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अरविंद गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता लखनऊ का रहने वाला है। हुकुलगंज में वीरेंद्र सिंह के मकान में किराए पर रहता है, जिसने कई संस्थाओं की फाइल पैसा न देने पर बिना किसी आपत्ति के रोक रखी थी। इसकी टेबल से हमें प्रबोधिनी फाउंडेशन समेत कई कंप्लीट फाइलें भी मिली हैं। डॉक्टर संजय सिंह ने कल शिकायत की थी और आज टीम ने कार्रवाई की। के लिए 22 जुलाई को हम सब लोगों ने ऑनलाइन फीस जमा करके सारे डॉक्यूमेंट दे दिया। उसके बाद तब से इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि 4,000 रुपये देंगे तभी जाकर के ये काम आपका हो पाए। और हम लोग बार बार निवेदन करते रहे, अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। तय कर लिया था कि बिना पैसा दिए आपको रिन्यूअल का सर्टिफिकेट नहीं देंगे और हमने तय किया था कि हम पैसा नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे। और इसकी शिकायत हमने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से किया और आज उसी तय कार्यक्रम के अनुसार 4,000 रुपये हमने दिया और दिया तो ट्रैप करके पकड़ा गए। बुधवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा बैठक कर नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारी ने आज बुधवार को बैठक करके अपने नवगठित कार्यकारिणी की घोषणा की। यह बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष ममता दुबे की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ वाराणसी क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति गठन के कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वसम्मति से क्षेत्रीय कार्य समिति का चुनाव अधिकारी आर.टी. भट्ट की उपस्थिति में किया गया। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रदेश अधिकारी के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डी.के. त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार उपाध्याय, उपाध्यक्ष कौशल मुनि मिश्रा, उपाध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव तथा वाराणसी क्षेत्र के काफी संख्या में संगठन के शाखा पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। नवगठित कार्य समिति 2024-25 के प्रमुख पदाधिकारियों के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय कुमार, क्षेत्रीय मंत्री राजेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष रमाकांत उपाध्याय, रेवती शर्मा, संगठन मंत्री संतोष सिंह, संयुक्त मंत्री अश्विनी कुमार को चुना गया। इस सम्मेलन में कर्मचारी समस्याओं के अतिरिक्त इस परिवहन निगम में घटती श्रम शक्ति, अंधाधुंध अवैध संचालन, संविदा तथा आउटसोर्स कर्मचारियों के उत्पीड़न व उनको नियमित नियुक्ति और मृतक आश्रित की नियुक्ति के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश शासन व निगम प्रशासन ने इन विषयों पर निगम व कर्मचारी तथा जनहित में सकारात्मक व ठोस कार्रवाई की मांग की गई। इस सम्मेलन के माध्यम से हम 3-4 चीज़ों पर काम करने वाले हैं। मैं पूरे प्रदेश में ये काम चल रहा है अपना। सबसे पहले नियमित जनशक्ति की बात है और संविदा के लोगों को ही नियमित करने की हमारी मांग है। अभी 14 अगस्त को यूपीएसआरटी के प्रबंध निदेशक महोदय से हमारी बात हुई। दूसरा, ये जो अवैध संचालन है, जो हर चौराहे पर, हर बस स्टेशन पर अवैध रूप से चल रहा है, जो यात्रियों को ले जाता है, तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको पत्र लिखा है। इस पर कुछ काम भी हुआ है, कुछ अवैध संचालन पर रोक लगी है, लेकिन अभी वांछित लाभ नहीं मिला। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हुआ। इसको बिल्कुल मूल रूप से ख़त्म करना है। 80 घाट पर दर्जनों बटुकों के साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की शांति के लिए यज्ञ किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील कुमार ने 80 घाट पर दर्जनों बटुकों के साथ रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की शांति के लिए यज्ञ किया। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम विश्व मुक्त काशी के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें 12 बटुकों द्वारा गजेंद्र मोक्ष और विष्णु शास्त्र नाम का जाप 1000 बार किया गया। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 2 व्लादिमीर भाइयों व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच विश्वास और सौहार्द बढ़े, ऐसी कामना की गई। विश्व मुक्त काशी अभियान का मुख्य उद्देश्य विश्व में अकाल मृत्यु के
बंद करना और रोग दर को कम करना है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल का समय पूरा हो गया है, लेकिन दोनों के बीच चल रहा ये युद्ध अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। युद्ध के दौरान दोनों देशों के नागरिक काफी डरे और सहमे हुए हैं। ऐसे में दोनों देशों के आम नागरिक भी युद्ध को खत्म कर शांति कायम करने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 23 अगस्त को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर की नज़र पीएम मोदी के दौरे पर टिकी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर पीएम ने उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था। यह आयोजन राजगुरु मठ, शिवाला घाट, राम जानकी मठ, 80 एवं ब्रह्मवेद विद्यालय 80 वाराणसी के बटुकों की भागीदारी से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सुनील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर प्रिवेंटिव मेडिसिन IMS BHU के निर्देशन में उनके एक छात्र अंकित शर्मा, वैष्णव शर्मा ने किया। रूस यूक्रेन का युद्ध बड़े खतरनाक मोड़ पे जा सकता है, जो कि सारे मानव और मानवता दोनों के लिए बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकता है। इसीलिए ईश्वर से कामना हमने की है कि ये युद्ध बंद हो, ताकि ये दोनों भाइयों का खेल है। ये दोनों, पुतिन और जेलेंस्की, किसी माँ के 2 बेटे हों और 2 देश के राष्ट्रपति हों कि बड़े गर्व की बात है। पर आजकल जो होते हैं शकुनी जैसे मामा जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो क्या करते हैं, जो 2 देश के राष्ट्रपति जिसके पुत्र हों, दोनों का ना फैमिली नेम है व्लादिमीर, और दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, जबकि दोनों प्राकृतिक संसाधन में बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने देश को बहुत आगे ले। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। दिस इज आवर कॉलेज एंड वी क्रिएट आवर फ्यूचर ओवर हियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं BSc की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर में पिछले 5 दिनों से प्रारंभ हुए श्री गणपति पूजनोत्सव की धूम के बीच कई पूजा पंडालों में पूजा की पूर्णाहुति के साथ प्रथम पूज्य को विदाई दी गई। इन दिनों भगवान शिव की नगरी काशी में गणेश उत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी के 5वें दिन बुधवार को कई पूजा पंडालों ने अपने पूजा की पूर्णाहुति की और पूजा पंडाल में स्थापित भगवान गणेश के विग्रह को विधि विधान के साथ कुंडों और तालाबों में विसर्जित किया। ठठेरी बाजार स्थित शेर वाली कोठी में श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का शोभा यात्रा व विसर्जन भव्य रूप से संपन्न हुआ। सुबह विद्वान धनंजय खुंटे जी महाराज ने विधिवत पूजन अर्चन किया। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के संरक्षक संतोष पाटिल व अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ मुंबई के सुप्रसिद्ध लाल बाग के राजा श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन व महाआरती किए। विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित गाड़ी पर श्री गणेश भक्तों ने विराजमान कराया तथा पूजन किया। गणपति बप्पा मौर्य, गणपति जी का जय जयकार, जय हो उद्घोष कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में महिलाएं व पुरुष महाराष्ट्र के परंपरागत परिधान में शामिल रहे। आज माने तो काशी मिनी महाराष्ट्र बन गया था। महाराष्ट्र के तासगांव से आए 80 कलाकारों की टीम शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा की आकर्षक को और अपने विभिन्न मुद्राओं की कला बिखेर कर आकर्षित कर रहे थे। शोभा यात्रा दोपहर में शेर वाली कोठी से प्रारंभ होकर चौक, बाबा काशी विश्वनाथ धाम, बांस फाटक, गोदौलिया, गिरजाघर, लक्सा रोड होते हुए लक्ष्मी कुंड पहुंचा। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के वरिष्ठ संरक्षक मानिक राव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल, अध्यक्ष आनंद राव, सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे अपने टीम के साथ महाआरती किए। साथ ही श्री गणेश जी को अगले साल जल्द आने का निमंत्रण दिया। शोभा यात्रा जो शेर वाली कोठी चौक पे गणेश जी की मूर्ति स्थापना हुई थी, 5 दिवस भव्य कार्यक्रम हुए वहाँ पे। काम करने के बाद आज 5वां दिन है। आज विसर्जन भव्य रूप से हुआ है। जो महाराष्ट्र से ढोल कलाकार आए हुए हैं उन लोग अपना रोड पे प्रशासन का साथ देते हुए प्रस्तुति कर रहे हैं और हम लोग काशी में जो मराठा समाज का भव्य गणेश उत्सव है उसका भव्य रूप से विसर्जन कर रहे हैं।
अगस्त कुंड स्थित शारदा भवन के 96वें श्री गणेशोत्सव के समापन दिवस पर बुधवार को प्रातः राग भैरवी का आयोजन हुआ। डॉक्टर शुभंकर डे ने भगवान गणेश जी पर आधारित अनेक रचनाओं को प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर पंडित किशोर मिश्र एवं हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने संगत किया। दिन में 4 बजे भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा शारदा भवन से प्रस्थान कर बाल मुकुंद चौराहा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक, साक्षी विनायक, डेढ़सी पुल के मार्ग से होते हुए अगस्त कुंड स्थित शारदा भवन में विधिवत उत्तर पूजनोपरांत एक पात्र कंडाल में संकलित गंगाजल में विसर्जित की गई। शोभा यात्रा के मार्ग में स्थान स्थान पर जनता जनार्दन भगवान की पालकी रोककर पूजन करते रहे। श्रद्धालु जनता मार्ग में पुष्प वर्षा भी की। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, गणपति चाल्ले गावाला, चैन पड़े न आम्हाला इत्यादि पारंपरिक उद्घोष होता रहा। अनंतर शारदा भवन में कृतज्ञता ज्ञापन यादव राव पाठक व डॉक्टर विनोद राव पाठक ने किया। प्रसाद वितरण के पश्चात उत्सव को 1 वर्ष का विराम दिया गया। शोभा यात्रा में स्मितावीर पाठक, कपिल पाठक, स्वप्निल पाठक, डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री, डॉक्टर पवन शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में बटुक विद्यार्थी व स्थानीय नागरिक शामिल थे। शारदा भवन से मूर्ति निकलकर बाल मुकुंद चौहटा, जंगमबाड़ी, गणेश महल, गुदौलिया होते हुए बांस फाटक जाएगी। बांस फाटक से आगे जो है नीची ब्रह्मपुरी, साक्षी विनायक होते हुए डेढ़सी की पुल होते हुए फिर अगस्त कुंडा पर प्रवेश करके शारदा भवन में गणेशोत्सव शारदा भवन में जाने के बाद छत पर मूर्ति का विसर्जन विधिवत पूजा पाठ के उपरांत किया जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा माहेश्वरी भवन में श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। माहेश्वरी भवन महमूरगंज में मंगलवार को हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री राधा रानी जी का हरे कृष्ण महामंत्र के सामूहिक गायन से प्रारंभ हुआ। परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली श्री तुलसी देवी की अर्चना, श्री राधा कृष्ण तथा श्री धाम वृंदावन श्री राधा कृष्ण की प्रशंसा स्तुति में श्री गोपी प्रभु जी, गुलाब प्रभु जी, श्री राघवेंद्र प्रभु जी के भजनों से पूरा भवन राधा कृष्णमय हो गया। बुधवार से काशी में माता लक्ष्मी के 16 दिवसीय सोरैया मेले का शुभारंभ हुआ। काशी के लक्ष्मी कुंड पर लगने वाले सोरैया मेला का बुधवार से शुभारंभ हुआ। इस दौरान लक्सा के लक्ष्मी कुंड स्थित मंदिर में माता लक्ष्मी के दर्शन, पूजन और मुखौटा ले जाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर के पास मूर्ति, माला, फूल बेचने वाली सैकड़ों दुकानें सज गईं। भक्त लाइन में लगकर माता के दर्शन कर रहे थे। मां की जय जयकार से मंदिर प्रांगण के साथ ही पूरा इलाका गुंजायमान हो रहा था। महिलाएं 16 दिनों तक व्रत रखकर माता की उपासना करेंगी। 16 दिवसीय सोरैया मेला के उपलक्ष्य में लक्ष्मी कुंड स्थित माता लक्ष्मी के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भोर से ही बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं के आने का क्रम शुरू हो गया। माता की जयकारे के बीच महिलाओं ने हाथों में माला, फूल, मां लक्ष्मी की मूर्ति लेकर लक्ष्मी कुंड पोखरे पर पूजन अर्चन किया। सोरैया माता का दर्शन कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत ने बताया कि 16 दिनों तक व्रत रहकर माता की आराधना से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं व्रती महिलाओं ने कहा कि इस पूजन को करने से पति और पुत्र का जीवन सुखमय रहता है, परिवार में खुशहाली आती है। माता लक्ष्मी के मूर्ति की विधि विधान से पूजन की जाती है। इसे 1 साल तक अपने घर में रखा जाता है। दूसरे वर्ष विसर्जन करके दूसरी मूर्ति स्थापित करते हैं। इससे माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। सोरैया का मेला लक्सा के लक्ष्मी कुंड पर लगता है। लक्ष्मी कुंड पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 16 दिनों तक पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ी रहती है। सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए रखे जाने वाले इस व्रत के साथ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस मेले में 16 अंग का विशेष महत्व है। सोरैया का महानुष्ठान अश्विन कृष्ण अष्टमी जीवितपुत्रिका व्रत तक चलेगा। इसमें काशी के साथ ही आसपास के जिलों और दूर दराज की महिलाएं मां के दर्शन के लिए आती हैं। अष्टमी से लेकर अष्टमी तक चलने वाला ये सोरैया महापर्व का आरंभ हुआ है, जिसमें हमारी माताएं 16 दिन व्रत रह के 16 प्रकार के पकवान से श्री महालक्ष्मी माता मंदिर में दर्शन, पूजन, व्रत आदि करती हैं। और उसके बाद जो है वो मिट्टी वाली मूर्ति का पूजन करके अपने यहाँ साल भर तक रखती हैं और माँ से मनोकामना करती हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की कृपा करें।
और ये व्रत बहुत पुराना है, जो लखिया मेला में ये काशी के उसमें खुमार है और हर वर्ष ये व्रत जो है इसी प्रकार से यहाँ मनाया जाता है। अब 16 दिन तक माता का ये होगा और अष्टमी के दिन दूतिया माई संतान लक्ष्मी की पूजन करके इसका समापन। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पिछले दिनों दुर्घटना में अपने प्राण गंवाने वाले वाहिनी के मुख्य आरक्षी स्वर्गीय पतिराज भारती की पत्नी को सी नायक एवं SBI की मदद में 75 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर पीएसी प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। प्रमुख रूप से डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सेना नायक राजेश कुमार, सहायक सेना नायक कैलाशनाथ यादव, अजीत प्रताप सिंह, अरुण त्रिपाठी, अम्बोज मिश्रा, प्रबंधक SBI आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। कांस्टेबल के श्री पतिराज भारती, उनका विगत दिनों निधन हो गया था, जिनको भारतीय स्टेट बैंक में जो है आज उनके परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में 75 लाख रुपए का चेक दिया है, जो आप लोगों के समक्ष जो है उनके परिवार को सपोर्ट किया गया है। बैंक द्वारा इसमें क्या बैंक की बहुत बड़ी भूमिका थी। बैंक के यहाँ सैलरी पैकेज होता है, जिस पे इन्होंने हमारे कर्मचारी की आकस्मिक निधन पे 75 लाख रुपए का सहयोग दिया है। मैं इसके लिए बैंक का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे कर्मचारी को इतनी बड़ी धनराशि उसके जो है आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान की है। SN पांडे हैंडबॉल एकेडमी में निःशुल्क हैंडबॉल ट्रेनिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है। वाराणसी में बच्चों को निःशुल्क हैंडबॉल ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए SN पांडे हैंडबॉल एकेडमी ने शुरुआत की है। एकेडमी उत्तर प्रदेश का पहला रजिस्टर्ड एकेडमी है जहां बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन आज से हुआ है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश हैंडबॉल के आयोजन सचिव अमित पांडे ने वाराणसी के राकतपुर में प्रेस वार्ता में दिया। अमित पांडे ने बताया कि पंजीकृत खिलाड़ियों को भोजन किट, जूता निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सिगरा स्टेडियम में हैंडबॉल खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाया जाता था, लेकिन निर्माणाधीन होने के कारण बड़ा लालपुर में इसका प्रैक्टिस हो रहा है, जिससे शहर के अधिकतर खिलाड़ी वहां नहीं जा पा रहे हैं। उसी को देखते हुए यहां खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अमित पांडे ने आगे बताया कि खिलाड़ियों को फर्जी खेल संगठनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेना चाहिए। इससे संघ की छवि धूमिल होती है। लगातार प्रयास करने के बाद भी इन फर्जी खेल संगठनों पर इतना खेल नहीं किया जा सका है। ऐसे में इन संगठनों द्वारा जारी प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी संस्था में मान्य नहीं है। प्रामाणिक संघ द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य है। अमित पांडे ने आगे बताया कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके तहत अंडर 14 के बच्चों को लिया जा रहा है, जिसको उन्हें पॉलिश कर सीनियर लेवल तक खिलाया जा सके। इन बच्चों की केराकतपुर स्थित एकेडमी स्थल पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद वो पूरे वाराणसी मंडल में कहीं भी प्रतिभाग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत हैंडबॉल प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने पैरालंपिक एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। उन्होंने कहा कि हैंडबॉल प्रतियोगिता खेलने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में लाभ मिलने का अवसर भी है। SN पांडे हैंडबॉल एकेडमी, जो कि SN पांडे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ और हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया से ये मान्यता प्राप्त संघ है, एकेडमी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और इन सभी बच्चे जो अब इसमें प्रतिभाग करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, ये निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन सब खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा यह एकेडमी उपलब्ध कराएगी और यह बच्चे अब सब जूनियर स्तर के प्रतियोगिताओं में डायरेक्ट प्रतिभाग भी करेंगे। कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ इन बच्चों को मतलब प्रशिक्षण के बाद खेलने के लिए भेजा जाता है? अभी ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरुआत आज से हो रही है। अभी आपने देखा है कुछ बच्चे यहाँ बैठे भी हैं, अभी वो अपना पंजीकरण फॉर्म जमा करेंगे और इसके बाद ये पूरे संपूर्ण बनारस या मैं कहूँ कि बनारस मंडल के सभी बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ये निःशुल्क है, जो भी चाहे आके इसको प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।